हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नोटबुक इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित दोस्तों 50 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये दोस्तों इस वीडियो सीरीज का पार्ट 6 होने वाला है। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के भाग तथा अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड 50 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपकी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक होंगे, चाहे वह यूपीएससी जैसा एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या फिर जो है किसी भी स्टेट का पीसीएस का एग्जाम हो। कोई भी जो है जैसे यूपीपीएससी हो गया, किसी भी स्टेट का पीसीएस का एग्जाम हो गया, बीपीएससी हो गया, या तक कि कोई भी एग्जाम, रेलवे, पुलिस, टीचर, जो भी है, सभी एग्जामों के लिए यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए नजर डालते हैं आज के पहले प्रश्न पर। दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान को, आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आपके ऑप्शन में दोस्तों 16 भागों में, 24 भागों में, 25 भागों में, या फिर 22 भागों में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि भारतीय संविधान को दोस्तों 25 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? आपके ऑप्शन में दोस्तों भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 20 में, या फिर भाग 21 में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि भारतीय संविधान के भाग 20 में, कौन से भाग में? भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन में दोस्तों भाग 9 में, भाग 6 में, भाग 3 में, या फिर भाग 4 ए में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि संविधान के जो है भाग 9 में, कौन से भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? इस प्रश्न में संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? ऑप्शन में है भाग 18, भाग 19, भाग 21, या फिर भाग 22। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि संविधान का जो भाग 21 है दोस्तों, उसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के लिए प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? संविधान के किस भाग में, क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? आपके ऑप्शन में दोस्तों भाग 9, भाग 10, भाग 11, या फिर भाग 12। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि संविधान का जो भाग 9 है दोस्तों, इसमें पंचायतों के तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? किससे संबंधित? नगर पालिकाओं से संबंधित। ऑप्शन में है भाग 4 भाग 7, भाग 8, या फिर भाग 9 ए। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि भारतीय संविधान में जो है जो भाग 9 ए है दोस्तों, इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन में तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में, या फिर नवम भाग में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो है संविधान का जो दोस्तों चतुर्थ भाग है उसमें नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। डीपीएसपी यानी कि दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उल्लेख जो है संविधान के चतुर्थ भाग में किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ऑप्शन में दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ऑप्शन बी है नागरिकता, ऑप्शन सी है मूल अधिकार, और ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो भारतीय संविधान का भाग 1 है दोस्तों, वह संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, और यह कौन से किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? यह अनुच्छेद 1 से लेकर दोस्तों कहां तक है? यह जो है अनुच्छेद 4 तक है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? किसका? मूल अधिकार का। आपके ऑप्शन में दोस्तों भाग 3, भाग 4, भाग 1 या फिर भाग 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि संविधान का जो भाग 3 है दोस्तों, उसमें जो है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? आपके ऑप्शन में दोस्तों भाग 1 में, भाग 4 का में, भाग 2 में या फिर भाग 4 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि भारतीय संविधान का जो भाग 4 का है दोस्तों, इसमें मूल कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? ऑप्शन में है मूलभूत अधिकार, नागरिकता, राज्य के निर्देशक सिद्धांत या फिर मूलभूत कर्तव्य। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो भारतीय संविधान का भाग 4 है दोस्तों, वह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? ऑप्शन में भाग 2 में की गई है, भाग 3 में की गई है, भाग 4 में की गई है या फिर भाग 5 में की गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के भाग 5 में की गई है। कौन से भाग में है? संविधान के भाग 5 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन में भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो संविधान का भाग 2 है दोस्तों, इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और संविधान में दोस्तों जो भाग नागरिकता से संबंधित प्रावधान है वह अनुच्छेद 5 से लेकर, कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 5 से लेकर जो है अनुच्छेद 11 तक, ठीक है, उल्लिखित हैं। ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, सूची 1 में संविधान के भाग दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिया गया है? सूची 1 में संविधान के भाग दिए गए हैं और सूची 2 में दोस्तों उनमें जो प्रावधान है वह दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि तो दोस्तों जो भारतीय संविधान का भाग 9 है दोस्तों, यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है पंचायतों से। ठीक है, जो भारतीय संविधान का भाग 8 है दोस्तों, यह किससे संबंधित है? यह संघ क्षेत्रों यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं इनसे संबंधित है। ठीक है, जो संविधान का भाग 4A है दोस्तों, यह संबंधित है मूल कर्तव्यों से। और जो संविधान का भाग 9A है, कौन सा? 9A, यह संबंधित है दोस्तों नगर पालिकाओं से। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प ए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? क्या पूछ रहा है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया गया है 8 अनुसूचियां हैं, 10 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं या फिर 14 अनुसूचियां हैं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि वर्तमान में भारतीय संविधान में दोस्तों कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियां। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? आपके ऑप्शन में दोस्तों 6 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, 9 अनुसूचियां थी या फिर 12 अनुसूचियां थी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो प्रारूप संविधान में जो है दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन में 6, 8, 10 या फिर 12। दोस्तों इस प्रश्न का भी जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जब संविधान दोस्तों लागू हुआ था उस समय भी दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। ठीक है,
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? किसमें? मूल संविधान में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि मूल संविधान में भी दोस्तों 8 ही अनुसूचियां थी। रखना है आपको, ये प्रश्न काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो आपको ये विशेष ध्यान देना है कि मूल संविधान में जब प्रारूप बना और जब संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और जब देश लागू हुआ, जब देश में संविधान बनकर लागू हो गया, तब दोस्तों पूरे समय में भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां ही थी उस समय तक। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? आपके ऑप्शन में दोस्तों पहला संशोधन, दूसरा संशोधन, 7वां संशोधन या फिर 9वां संशोधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि पहले संविधान संशोधन द्वारा जो है दोस्तों भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। और आपको बता दें कि 9वीं अनुसूची किस लिए थी? तो यह जो 9वीं अनुसूची थी दोस्तों, यह संपत्ति के अधिकार से संबंध में लाई गई थी। और आपको बता दें कि 9वीं अनुसूची में जितने भी विषय शामिल होते थे उनको सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर होते थे, यानी कि न्यायालय उन पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो इसी के द्वारा जो है वर्ष 1973 में केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने 9वीं अनुसूची को भी जो है दोस्तों क्या बता दिया था कि इसमें भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। कौन सी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन में दोस्तों 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि वर्ष 1985 में दोस्तों 52वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ऑप्शन में दोस्तों 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो वह अनुसूची 11। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके बाद से अभी तक भारतीय संविधान में कोई नई सूची नहीं जोड़ी गई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है कौन सी अनुसूची? दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन में दोस्तों राजभाषा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से या फिर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि संविधान की जो दूसरी अनुसूची है दोस्तों वह संबंधित है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस सूची में हुआ है? किसका किसका? भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस सूची में, किस अनुसूची में हुआ है? ऑप्शन में दोस्तों प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या फिर चतुर्थ अनुसूची। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि जो भारतीय संविधान में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं उनका उल्लेख पहली अनुसूची में मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति कौन कौन है? राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? ऑप्शन में दोस्तों पहली अनुसूची में है, दूसरी अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में है या फिर चौथी अनुसूची में है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि इनसे सभी के वेतन से संबंधित जो प्रावधान है दोस्तों
यानी कि जो सभी भारत के प्रमुख लोग हैं उनके जो वेतन से संबंधित प्रावधान है वह दूसरी अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है किससे है? ऑप्शन में दोस्तों राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से है, शपथ तथा प्रतिज्ञान से है, भाषाओं से है। आशाओं से है या फिर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है दोस्तों उसका संबंध शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? आपके ऑप्शन में दोस्तों प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर चौथी अनुसूची। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी यानी कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में दोस्तों प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों में के आवंटन की सूची दी गई है। कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? आपके ऑप्शन में दोस्तों आठवीं अनुसूची, अनुच्छेद 370, छठी अनुसूची या फिर अनुच्छेद 250। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि जो है जिस स्वशासी जिला परिषदों से जिस अनुसूची का संबंध है वह अनुसूची है दोस्तों छठी अनुसूची। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन में दोस्तों 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या फिर 10वीं अनुसूची में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि जो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों उनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। कौन सी अनुसूची है भाषाओं से संबंधित? तो वह है 8वीं अनुसूची। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा के सीटों के आवंटन से, संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, भाषाओं के साथ या फिर दल बदल के आधार पर आयोग घोषित करने के साथ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है दोस्तों उसका संबंध भाषाओं के साथ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? एक बार प्रश्न आप फिर से पढ़ेंगे। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? आपके ऑप्शन में दोस्तों 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प सी यानी कि यह 9वीं अनुसूची है दोस्तों, जिसमें अगर कोई भी अधिनियम या संविधान संशोधन जो है शामिल हो जाता है 9वीं अनुसूची में तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। पर दोस्तों वर्तमान में
यह केशवानंद भारती मामले 1973 से सिद्ध हो चुका है कि न्यायालय 9वीं अनुसूची का भी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन में दोस्तों तमिलनाडु राज्य के, कर्नाटक राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य के या फिर उड़ीसा राज्य के। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प यानी कि तमिलनाडु राज्य के दोस्तों आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? ऑप्शन में है अनुसूची 1, अनुसूची 7 की राज्य सूची, अनुसूची 9 में या फिर अनुसूची 10 में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प ए यानी कि जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बना है दोस्तों, इससे भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, दल बदल के आधार पर, कौन सा है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं? ऑप्शन में है दोस्तों 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में या फिर 11वीं अनुसूची में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि जो दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है वह संविधान की 10वीं अनुसूची में सम्मिलित है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन में है दल बदल कानून, संघ की भाषाएं, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है वह दल बदल के कानूनों से संबंधित है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। संविधान की 6ठी अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से कौन से राज्य में लागू नहीं होती है? असम में नहीं होती है, मेघालय में नहीं होती है, त्रिपुरा में नहीं होती है या फिर मणिपुर में नहीं होती है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी यानी कि जो संविधान की 6ठी अनुसूची है दोस्तों वह मणिपुर में लागू नहीं होती है। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 में दी गई हैं अनुसूचियां और सूची 2 में जो है संबंधित विषय या फिर प्रावधान दिए गए हैं। तो आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि दोस्तों जो संविधान की 4थी अनुसूची है दोस्तों, कौन सी? 4थी अनुसूची है, यह राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, जो संविधान की दोस्तों 6ठी अनुसूची है यह किससे संबंधित है? यह जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, कौन सी 8वीं अनुसूची दोस्तों? यह भाषा से संबंधित है, जो 8वीं अनुसूची है। और जो 9वीं अनुसूची है दोस्तों यह भारत में भूमि सुधारों से संबंधित है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न में भी दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 में अनुसूचियां दी गई हैं और सूची 2 में संबंधित विषय दिए गए हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प या फिर विकल्प डी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी यानी कि दोस्तों जो संविधान की 8वीं अनुसूची है दोस्तों यह राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। ठीक है, जो संविधान की 9वीं अनुसूची है दोस्तों यह किससे संबंधित है? यह जो है दोस्तों इस अधिनियम में जो है दोस्तों क्या है कि जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर की चीजें। जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों यह संबंधित है दोस्तों दल बदल विरोधी कानूनों से। ठीक है, जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों यह संबंधित है पंचायत राज व्यवस्था से। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न में भी दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। प्रशासनिक उपबंधों और तत्संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, पहले में क्या दिया गया, सूची 1 में प्रशासनिक उपबंध दिए गए हैं और सूची 2 में अनुसूची दी गई है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही उत्तर है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। तो दोस्तों जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र है दोस्तों ये कौन सी अनुसूची में शामिल है? यह 6ठी अनुसूची में शामिल है। ठीक है, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं दोस्तों, कौन सी? अखिल भारतीय सेवाएं, इनका उल्लेख 7वीं अनुसूची में मिलता है। ठीक है दोस्तों,
जो भारत का महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक है दोस्तों, यह जो है दूसरी अनुसूची से संबंधित है। और जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है दोस्तों, यह संविधान की 5वीं अनुसूची में दिया गया है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों वह है विकल्प बी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि जो निम्नलिखित विकल्प विषय दिए गए हैं इनमें से कौन सा नहीं सुमेलित है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, यानी कि दूसरी अनुसूची है दोस्तों वह निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्यों से संबंधित नहीं है, यानी कि जो विकल्प बी है सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों आपको इस एक बात कमेंट बॉक्स में बतानी है कि जो दूसरी अनुसूची है दोस्तों यह किस चीज से संबंधित है। ठीक है, जो दूसरी अनुसूची है किस चीज से संबंधित है, और जो निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य है दोस्तों यह कौन सी अनुसूची में उल्लिखित है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान की 11वीं अनुसूची, कौन सी 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न जो ऑप्शन दिए गए हैं इस प्रश्न में वह है पंचायती राज, नगर पालिका, केंद्र राज्य संबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो संविधान की 11वीं अनुसूची है दोस्तों, कौन सी 11वीं, वह पंचायती राज से संबंधित है। किससे, पंचायती राज से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। ऑप्शन में है इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। ऑप्शन बी है इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। ऑप्शन सी है दोस्तों इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। ठीक है, जो विकल्प डी है दोस्तों इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वह है विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि जो 4थी अनुसूची है दोस्तों वह जो है राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट करती है। कौन सी अनुसूची, 4थी अनुसूची। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिला देना है। सूची 1 में जो है प्रशासनिक उपबंध दिए गए हैं और सूची 2 में संबंधित अनुसूचियां दी गई हैं। ठीक है, आपको बताना है कि निम्न में से दोस्तों कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है या फिर विकल्प डी सही है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख दोस्तों पहली अनुसूची में दिया गया है। जो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते हैं वो दूसरी अनुसूची में है। जो विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ का प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची में है। और जो राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों के आवंटन से संबंधित जो अनुसूची है वह है 4थी अनुसूची। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है, भारतीय संविधान की, कौन सा है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ऑप्शन में पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची यानी कि विकल्प ए इसका सही उत्तर है। इनकी पहली अनुसूची जो है दोस्तों इसमें राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का पूरा ब्यौरा दिया गया है। कौन सी अनुसूची में, पहली अनुसूची में। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची, कौन सी 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। आपके ऑप्शन में दोस्तों प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा या फिर 42वें संशोधन द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि भारतीय संविधान में जो पहली अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों वह प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। आपके ऑप्शन में है पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर 5वीं अनुसूची। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए, यानी दोस्तों कि अगर भारतीय संघ किसी एक नए राज्य का सृजन करती है दोस्तों, या किसी विदेशी राज्य से अपने राज्य में मिलाती है या फिर अपने राज्य से ही
एक नए राज्य का निर्माण करती है, तो दोस्तों इसके लिए भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो ऑप्शन में दोस्तों यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण की स्कीम रखता है। ऑप्शन बी है दोस्तों यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन सी है संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है। या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। इसमें राज्यसभा में सीटों के परिषद का बंटवारा करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इस प्रश्न में भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 में दिए गए प्रशासनिक उपबंध और सूची 2 में संबंधित अनुसूची दी गई है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है दोस्तों, विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है या फिर विकल्प डी सही है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो संविधान की जो है केंद्र 7वीं अनुसूची है दोस्तों, कौन सी 7वीं अनुसूची, वह केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। जो 9वीं अनुसूची है दोस्तों यह भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियमों से है। जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों यह जो है दल बदल निरोधक कानूनों से है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों वह है विकल्प डी। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए। तीसरी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में या फिर 9वीं अनुसूची में? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में जो है दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। ठीक है, नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी की निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों यह नई जोड़ी नहीं गई है, क्योंकि यह संविधान के लागू होने के साथ ही संविधान में पूर्ववत थी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न में भी दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 में दिए गए कृत्यकारी, ठीक है, सूची 2 में शपथ या प्रतिज्ञान दिया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। विकल्प ए सही है दोस्तों, या फिर विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति है दोस्तों भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ लेता है। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं दोस्तों वह किस चीज की शपथ लेते हैं? तो वह जो है लेते हैं दोस्तों संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने का। ठीक है, किस चीज की? संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने का। और जो दोस्तों संसद सदस्य हैं वह किस चीज की लेते हैं? कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन का। ठीक है, जो संघ के मंत्री हैं वह सूचना के गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? ठीक है, आपके ऑप्शन में दोस्तों अनुच्छेद 105, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों वह दल विरोध के कानून से संबंध रखती है। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है, अगले प्रश्न में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन में है 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित जो विवरण है वह संविधान की दोस्तों 10वीं अनुसूची में वर्णित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला और आखिरी प्रश्न है दोस्तों यह, इसमें दिया गया है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन में दल बदल कानून, संघ की भाषाएं, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए।
विकल्प यानी कि 10वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों दल बदल के कानूनों से है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए हम ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोज हमारे चैनल पर प्रतिदिन लाते रहेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप नोटबुक आईएएस से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि चैनलों पर जुड़ना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया हैंडल पर नोटबुक आईएएस सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और आपके लिए एक जरूरी सूचना दोस्तों बता दें कि नोटबुक आईएएस सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, जिसमें यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक एमसीक्यूज अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोडों में उपलब्ध हैं। ध्यान रखना है कि ये दोनों मोडों में उपलब्ध है और बहुत ही कम फीस में यह आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में आकर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G19 वर्धमान मॉल, नेहरू विहार, नई दिल्ली। और अगर आप हमसे फोन पर बात करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है दोस्तों 7683049133 और 9560727077। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में, तब तक देखते रहिए नोटबुक आईएएस।